हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रिया और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कोल्ड वॉर। अगर हमें आज इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है आज के दिन, तो भी जो कोल्ड वॉर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो न्यूज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि रशिया से यूक्रेन जॉइन नाटो वुड मीन वॉर, और व्हाई इज रशिया सो अफ्रेड ऑफ यूक्रेन जॉइनिंग नाटो। सो अगर यूक्रेन नाटो को जॉइन करता है, देन व्हाई इज रशिया सो वरिड अबाउट इट। या यूक्रेन पुश फॉर नाटो मेंबरशिप बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। क्यों यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, नाटो है क्या। तो इन सब चीज़ों के जो जवाब है वो शायद आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आने लग जाएंगे और आप इंटरनेशनल रिलेशन से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम आज क्या कवर करेंगे? कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी, मतलब अ, कि कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, आखिर कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, उसका क्या रीजन था, जिसकी वजह से आप बेहतर समझ पाएंगे कि जो अलायंसेस बनी वो क्यों बनी, कोल्ड वॉर को कोल्ड क्यों कहा जाता है, क्या मेजर कॉन्फ्लिक्ट थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ कि हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, मैं आपको कुछ नोट्स भी लिखवाऊंगी अभी, साथ के साथ मैप भी दिखाऊंगी, मैप बनाऊंगी भी। तो आई एक्सपेक्ट कि आप उन चीज़ों को लिखेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, साथ साथ सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुआ, क्या सिचुएशंस थी उस टाइम पे, कौन कौन से पावर्स थी, तो जो मेजर बेसिक चीजें हैं वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे कोल्ड वॉर होती क्या है, कोल्ड वॉर मतलब कोल्ड इसके पीछे क्यों लगा हुआ है। दूसरा अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कौन कौन सी अलायंस बनी, क्यों वो अलायंसेस बनी, वो देखेंगे। फिर कुछ मेजर इवेंट्स हुए इस वॉर के अंदर, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम वॉर या फिर कोरियन वॉर, इन सबको भी हम देखेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम डिटेल में देखेंगे और कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर को थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे नाम को, इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, सॉरी थर्ड वर्ल्ड नाम। ओके, फिर देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो, और फिर हम देखेंगे इंडिया का क्या टेक था इसको कोल्ड वॉर को लेके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि हम डिस्कस करेंगे उसका एक बेसिक बैकग्राउंड कि आखिर कोल्ड वॉर क्या है, क्यों है। तो उसमें हम कुछ चीजें देखते हैं सबसे अच्छी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन की, कि भाई जो कौन से रीजन में ये हो रहा था। दूसरा, कौन कौन सी पावर्स इसमें इन्वॉल्व थी, मेजर प्रॉब्लम क्या थी इन दोनों के बीच। ठीक है, और इसका एक बैकग्राउंड कि ये सब कैसे और कब स्टार्ट हुआ, सो व्हेन एंड व्हाई इट वाज स्टार्टेड। सो हम इन क्वेश्चंस का कुछ आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी पावर्स इन्वॉल्व थी इसके अंदर, पहले वो देख लेते हैं। तो दो पावर्स इसमें इन्वॉल्व थी, पहली थी यूएसएसआर और दूसरी थी यूएस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर, सोवियत संघ या फिर सोवियत यूनियन भी इसको बोला जाता है। और आज के टाइम पे रशिया उसका रेमिनेंट है, मतलब सोवियत यूनियन जब टूटा तो उसमें जो सबसे बड़ी कंट्री बची वो थी रशिया। ठीक है, तो अब उसका रेमिनेंट कहा जाता है रशिया को। ठीक है, तो ये दो पावर्स थी। अब हम रीजन देखते हैं कि किस रीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। वैसे तो मेरे पास मैप है, बट मैं चाहूंगी कि आप ये मैप ड्रॉ करना भी सीखें। ठीक है, जैसे ये वाला जो मैप है, इसके अंदर ये जो रीजन है ये वाला, ये है यूएसएसआर का। ठीक है, इसमें सिर्फ रशिया नहीं आता है, और भी कंट्रीज आती हैं छोटी मोटी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे चाइना है, यहाँ की भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, यूरोप की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें आती हैं। दूसरा जो ग्रुप था जिसे यूएस ने लीड किया वो था ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन एरिया कवर हो रहा है ये, इसमें यूएस से ये वाला है, इसने इसको लीड किया था। और बाकी ये सारी जो कंट्रीज हैं ग्रीन कलर में, ईस्ट सॉरी वेस्टर्न यूरोप, कनाडा एंड ऑल दैट, इन्होंने यूएस को फॉलो किया था, ये सपोर्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली हम किस रीजन की बात कर रहे हैं अब आप लोगों को समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से एक वर्ल्ड मैप छोटा सा विद इन फ्यू सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बन गया। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, किस रीजन की हम लोग बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस रीजन की, एक तो जिसमें यूएसएसआर आ गया और ईस्ट यूरोप भी आ गया। ठीक है, और दूसरा जो इनका कंटेंडर दूसरी कंट्री थी वो कौन सी थी, वो थी यूएसए, जो लीड कर रही थी, और उसका साथ देते हुए ये सारे बाकी देश, वेस्ट यूरोप और भी कंट्रीज। ठीक है, तो हम बेसिकली इन दो रीजन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं टेंशन
टेंशन हो रही थी, उसकी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने रीजन देख लिया, पावर देख ली कि ये 2 पावर्स इन्वॉल्व थी, ये वाला रीजन था, ठीक है? प्रॉब्लम क्या हुई इनके बीच? उससे पहले हम देखेंगे, चलो पहले प्रॉब्लम ही देख लेते हैं कि इन लोगों के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या थी। तो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तब आप लोगों को पता है कि 2 अलायंसेस 2 ग्रुप्स थे, एक अलाइड पावर्स थे और एक एक्सिस पावर्स थे। हुँ, एक अलाइड पावर्स थे और दूसरे क्या थे? एक्सिस पावर्स थे, ठीक है? तो जो अलाइड पावर्स थे वो जीते थे और एक्सिस पावर हार गया था, ठीक है? अलाइड पावर्स में कौन थे? यूके, यूएस, यूएसएसआर, ठीक है? एक्सिस पावर में कौन थे? जर्मनी, जापान, ये सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रही हूँ, वर्ल्ड वॉर 2, 1 दोनों के अंदर ये सारे ग्रुप्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम लोग बात करें टू बी प्रिसाइज़, तो यूएस और यूएसएसआर आपको दोनों एक ही ग्रुप में नज़र आएँगे, ठीक है? वो क्या थी? एलाइड ग्रुप, एलाइड पावर्स। मतलब ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 में तो साथ में थे, बट फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अलग हो गए, कॉम्पिटिटर्स बन गए? क्या हुआ? क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे ये लोग जीते, तो अब क्या था? सारी पावर्स जितनी भी कंट्रीज़ थी, उनकी पावर्स कम हो गई थी। जर्मनी हार गया था, जापान हार गया था, फ्रांस की पावर कम हो गई थी, यूके भी बहुत दिनों से लड़ रहा था, सबकी पावर एकदम कम हो गई थी। 2 सुपर पावर्स बची थी। एक था यूएस, दूसरा था यूएसएसआर। ये 2 सुपर पावर्स बची थी, ठीक है? अब ये 2 सुपर पावर ये सोच रही थी कि भाई हम दोनों में सबसे तगड़ा कौन है? मतलब 2 सुपर पावर की बजाय ये सोच रही है कि 1 सुपर पावर होनी चाहिए और वो 1 सुपर पावर कौन होगी? उसको लेकर क्या था? कॉम्पिटिशन था। तू बेहतर या मैं बेहतर, ऐसा वाला कॉम्पिटिशन, ठीक है? ये कॉम्पिटिशन किसके बेसिस पे था? ये था आइडियोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है? किस चीज़ को ये लोग कह रहे थे कि तू बेहतर या मैं बेहतर? क्या अलग था इन दोनों में? मतलब मिलिट्री पावर थे दोनों के दोनों। आर्म्स रेस हो रही थी इनके बीच में, न्यूक्लियर पावर भी बन गए थे, ठीक है? बट एक और चीज़ थी जिसमें ये लोग कॉम्पीट कर रहे थे, जिसकी वजह से टेंशन्स इतने बढ़ गए, इनको अलायंसेस बनानी पड़ी और ये सब कुछ करना पड़ा। तो वो थी मेन आइडियोलॉजी। यूएस और यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट थी, ठीक है? जो यूएस था, वो मानता था कैपिटलिज़्म को, ठीक है? और जो यूएसएसआर था, वो मानता था कम्युनिज़्म को। और ये दोनों अपनी इन्हीं दोनों आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड करना चाहते थे। जितना ज़्यादा इनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड होंगी, उतना इनका वर्चस्व बढ़ेगा, उतनी कंट्रीज़ इनके अंडर में आ जाएँगी। ये था पूरा कॉम्पिटिशन, ये वो लोग करना चाहते थे। ये करने के लिए उन्होंने कोई डायरेक्ट वॉर नहीं की, रादर उन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स की। उन्होंने अपनी आर्म्स स्ट्रेंथ को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, न्यूक्लियर वेपन्स गेन करना शुरू किया। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते एक क्लास के अंदर, तो 2 स्टूडेंट हैं जो दोनों बहुत ही एकदम तगड़े कॉम्पिटिशन में हैं, है ना? एक का 95 मार्क्स आ रहा है, दूसरा का 97 मार्क्स आ रहा है। अब दोनों जानते हैं कि वो दोनों इक्वली कैपेबल हैं, दोनों बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनका एम क्या है? उनका एम क्या है बेसिकली? एम है उनका मार्क्स लेकर आना। मार्क्स कैसे? टॉप मार्क्स, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आना, ठीक है? अ, क्यों और कैसे लेके आएँगे? मेहनत करके लेके आएँगे। वैसे ही यूएस और यूएसएसआर का एम क्या था? अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना, ठीक है? अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व, सुपर पावर बन जाना, ठीक है? कर कैसे रहे थे वो लोग? जैसा मैंने बताया, आर्म्स रेस से कर रहे थे या फिर अपनी अलायंसेस बना-बना के कर रहे थे, कंट्रीज़ को अपने अंडर ले रहे थे, अपनी अलायंस में शामिल कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहे थे, स्पेस रेस हो रही थी, ये सारे काम वो लोग कर रहे थे, ठीक है? एम क्या था? आइडियोलॉजी को फैलाना था। ठीक है? कौन हमारी आइडियोलॉजी को मतलब कितने लोग, कितने देशों तक हम अपनी आइडियोलॉजी फैला सकते हैं। अब जैसे मैंने कितनी बार कहा आइडियोलॉजी, 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 व्हाट इज़ कैपिटलिज़्म? व्हाट इज़ कम्युनिज़्म? है क्या ये दोनों? जब हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन 2 आइडियोलॉजीज़ की वजह से जो पूरा वर्ल्ड था हमारा, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। ये जो ब्लॉक मैंने अभी बनाया था, ये वाला, ये मैप, इससे आप देख सकते हैं बेसिकली, सॉरी यार ज़्यादा ही बेकार बनाई है तो। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये आइडियोलॉजी थी, इन्होंने वर्ल्ड को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था। एक ब्लॉक कौन-सा था? अभी मैंने बताया, यूएसएसआर और उसके पावर्स, और दूसरा ब्लॉक कौन-सा था? ये वाला, यूएस वाला। यूएस और उसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, समझ रहे हैं आप? तो पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 आइडियोलॉजीज़। कौन-कौन सी थी वो आइडियोलॉजी? कैपिटलिज़्म एंड सोशलिज़्म। सॉरी, क्या कैपिटलिज़्म, सोशलिज़्म कह लो या फिर कम्युनिज़्म कह लो, एक ही बात है। कोई मतलब डिफरेंसेस हैं इनमें, बट हमें उस डिटेल में नहीं जाना। आप सिर्फ कैपिटलिज़्म और कम्युनिज़्म समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर कम्युनिज़्म में क्या डिफरेंस है।
तो ये जो 2 आइडियोलॉजीज़ हैं जिनकी वज़ह से पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया, जो कि हैं कैपिटलिज़्म एंड कम्युनिज़्म। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? वो देखते हैं अभी हम लोग। सो अगर हम बात करें कैपिटलिज़्म की, तो कैपिटलिज़्म प्रमोट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को या फिर प्राइवेट ओनरशिप को आप कह सकते हैं। मतलब ये मानता है कि हर इंसान की अपनी प्रॉपर्टी हो, अपनी इंडस्ट्री हो और वो फिर उससे पैसा कमाए। मतलब प्रॉफ़िट कमाना इन लोगों के लिए बुरा नहीं था। ये लोग क्या चाह रहे थे भई अपनी फैक्ट्री, उसको आप ओन करें, उसमें आप प्रोडक्शन करें और प्रॉफ़िट कमाएँ, ठीक है? कम्युनिज़्म क्या चाह रहा था कि नहीं, जो भी होगा वो स्टेट ओन्ड होगा। क्या होगा? स्टेट ओन्ड होगा, स्टेट ओन करेगा। जो ओनरशिप होगी किसी इंडिविजुअल के हाथ में ना जाके स्टेट ओन करेगा और स्टेट फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग या उनको जितना चाहिए उतना, ठीक है? लोग आएँगे, काम करेंगे और फिर स्टेट उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे देगा, ठीक है? तो कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है यहाँ पे किसी की भी। स्टेट के पास सारी ओनरशिप है, स्टेट के पास सारा कंट्रोल है, ठीक है? लेकिन प्राइवेट कैपिटलिज्म क्या कहता है, नहीं, नहीं, प्राइवेट ओनरशिप इज़ इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल राइट्स आर इम्पोर्टेंट, ये सब कुछ। लेकिन कम्युनिज़्म क्या बोलेगा, नहीं, नहीं, स्टेट इज़ इम्पोर्टेंट, सारे राइट्स स्टेट के पास हैं, सारी ओनरशिप लैंड वगैरह की किसके पास है, स्टेट के पास है। तो ये 2 बेसिक आइडियोलॉजीज़ थी, इनमें ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं बिकॉज़ बहुत डिटेल्स हैं इसमें, मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में, वो भी काम नहीं आएँगे हमारे, तो हम उस पे बात नहीं करेंगे। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि क्या कैपिटलिज़्म है, क्या कम्युनिज़्म है और क्या फाइट है, बस इतना ही। तो इस तरीके से ये 2 आइडियोलॉजीज़ अलग-अलग हैं, ठीक है? तो अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, जैसे हमने रीजन देख लिया, हमने ये देख लिया कौन-कौन सी पावर्स इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? बहुत कुछ हमने देख लिया, तो हमें बैकग्राउंड अभी पता चल गया है, ठीक है? कौन-कौन सी कंट्रीज़, जैसे मैंने बताया कंट्रीज़ कौन-कौन सी, रिवाइज़ कर लीजिए फटाफट। यूएस और यूएसएसआर की हम लोग बात करेंगे। रीजन कौन-कौन सा है? एक तो एशिया का रीजन है और दूसरा क्या है? नॉर्थ अमेरिका का। ये पूरा रीजन है, ठीक है? और यूरोप भी है मतलब इसमें, बट इस रीजन के बीच में ये सारा तामझाम चल रहा है, ठीक है? तो हमें रीजन पता चल गया। प्रॉब्लम क्या है? सुपर पावर बनना है इन दोनों में से, कॉम्पिटिशन चल रहा है बेसिकली, है ना? सो कॉम्पिटिशन चल रहा है। कॉम्पिटिशन के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की? आइडियोलॉजीज़, जिसकी वजह से ये कॉम्पिटिशन मतलब बना ये कॉम्पिटिशन। आइडियोलॉजीज़, क्या आइडियोलॉजीज़ हैं? डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। एक की है कैपिटलिज्म जो है यूएस, एक की है कम्युनिज्म जो है यूएसएसआर, ठीक है? तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि भाई प्राइवेट ओनरशिप इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल राइट्स इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? कम्युनिज्म क्या कहता है, नो नो, स्टेट ओन्ड होना चाहिए सब कुछ, ठीक है? कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ये सारे बेसिक इनका डिफरेंस थे, ठीक है? अब क्या कर रहे थे ये लोग? ऑब्वियसली क्या करेंगे ये लोग? सुपर पावर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो ये लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इनको जॉइन करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इनकी अलायंस में आएँ। किस बेसिस पे आएँगी? बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, जो भी इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। ये अपनी टेक्नोलॉजी पावर बढ़ा रहे थे, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे, अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहे थे, ठीक है? ये सारे काम ये लोग कर रहे थे। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि आखिर कोल्ड वॉर जो हो रहा था, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम मैंने आपको बताया, टाइम है ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक थी? 1939 से 1945 तक। उसके बाद से हम मानते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है? क्यों शुरू हुई? क्योंकि यही 2 सुपर पावर्स बची थी, इसीलिए कोल्ड वॉर शुरू हो गई इन दोनों के बीच, क्योंकि अब वो सुपर पावर बनना चाहती थी। दोनों ही कंट्रीज़ क्या बनना चाहती थी? सुपर पावर बनना चाहती थी। पर ये वॉर कोल्ड ही रही, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, ये वॉर वॉर जो थी ये कोल्ड ही रही, ये हॉट वॉर नहीं बनी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई, ठीक है? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कोई भी नहीं हुई। तो अब हमें एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, अब आप लोग समझते चले जाएँगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है? सो अब हम लोग देखते हैं, तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है, ये काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर था क्या, कौन-कौन सी अलायंस बनी, इतना ही देखेंगे, ये 3 पॉइंट्स देखेंगे हम आज की वीडियो में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। बैकग्राउंड बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि कोल्ड वॉर जो था वो वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले से होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि किसी चीज़ को होने के लिए एक बेस होना ज़रूरी है। जब ये 2 कंट्रीज़ कह रही है यूएस, यूएसएसआर, इनमें कॉम्पिटिशन है, तो ये कॉम्पिटिशन कैसे आया? मिसट्रस्ट की वजह से आया या फिर क्यों? क्योंकि एक-दूसरे पे भरोसा नहीं करती हैं। वो चाह रही हैं कि हम सुपर पावर बन जाएँ, ठीक है? दूसरा ना बने। तो ये क्यों हुआ? जब दोनों एक अलायंस में थी, दोनों दोस्त थीं, फिर सडनली क्या हुआ? तो ये सब अब हम देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिसे लेनिन ने चलाया, ठीक है?
तो लेनिन और क्या किया रशिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया। जैसे ही रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, तो जो ये कैपिटलिस्ट कंट्री थी यूएस, यूके, फ्रांस, ये सारी डर गई कि भाई यार अगर एक जगह कम्युनिज्म आ सकता है तो और भी जगह आ सकता है कम्युनिज्म तो, है ना? और कम्युनिज्म का मेन आइडिया क्या था? एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म को खत्म कर देना, ये सारे इनके मेन काम थे। ठीक है? बट तो इस वजह से क्या हुआ, मिसट्रस्ट हो गया किसके बीच में, वेस्ट और रशिया के बीच में। ठीक है? ये जो डिस्ट्रस्ट था ये और बढ़ा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर में जब ये लोग साथ लड़ रहे थे तब भी इनमें कोई कुछ खासा ट्रस्ट नहीं था, मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा था, पर फिर भी ये लोग साथ लड़ रहे थे। उसकी वजह थी जर्मनी। ये लोग जर्मनी को हराना चाहते थे। आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से। ठीक है? लेकिन उसके बाद 1933 के अंदर पावरफुल लीडर हिटलर आता है और वो कहता है कि मैं जर्मनी को ग्रेट बनाऊंगा। ठीक है? यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, ये सारे यूनाइट हो जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम पहले हिटलर से लड़ेंगे। जैसे ही हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाता है, इनके डिसएग्रीमेंट्स दोबारा से आने लगते हैं। ठीक है? मतलब अब उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया जो था जर्मनी। अब कहते हैं अब तुझसे निपटूंगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें होने लगी। ओके? अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ये लोग साथ में लड़ रहे थे तब भी कई सारी चीजें हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ऐसा नहीं है इन लोगों में बहुत कोई खासा ट्रस्ट वगैरह था और बहुत बढ़िया काम चल रहा था, बहुत बढ़िया दोस्त थे एकदम। ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे भी इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सोवियत यूनियन की। क्या हो रहा था, सोवियत यूनियन और यूएस, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग लड़ रहे थे, है ना? जैसे मान लीजिए ये रशिया है, ठीक है? और इसकी लड़ाई, ये जो आजू-बाजू की कंट्रीज़ हैं, इनके साथ इनकी लड़ाई हो रही है। ये पोलैंड है, ठीक है? और रशिया इस पे अटैक करता है, अपने सोल्जर्स भेजता है, अटैक करता है और फिर उस कंट्री को अपने कब्ज़े में ले लेता है और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट रेजिम वाली गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देता है। बेसिकली क्या होना चाहिए कि आप जाएँ, अटैक करें और जो भी आपका काम-वाम है करके अपनी फोर्सेस को वापस ले आएँ। यहाँ तक समझ में आता है। बट वहाँ उसने क्या किया, नहीं, नहीं, अपनी रेजिम एस्टैब्लिश कर दी। ऐसा उसने ईस्ट जर्मनी में किया, पोलैंड में किया। इससे क्या हुआ, यूएस डर गया कि भाई ये क्या हो रहा है? ये तो जहाँ जा रहा है वहाँ कम्युनिस्ट रेजिम लेके आ रहा है ना? और यूएस तो कैपिटलिज्म में मानता है, तो ये प्रॉब्लम हुई। फिर कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हुए ओवर द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। जहाँ-जहाँ पे इन्होंने इकट्ठे जिन कंट्रीज पे अटैक किया, उन कंट्री वहाँ जाके अब इनको ये हो रहा है कि कौन सी कंट्री किसको मिलेगी, कितना पार्ट किसको मिलेगा, वो वाली चीजें हो रही है। ठीक है? जैसे जर्मनी, बाइफरकेशन ऑफ जर्मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलैंड भी कुछ हिस्सा मांग रहा है, रशिया भी कुछ बोल रहा है, यूएस भी कुछ कह रहा है, यूके भी। ठीक है? फ्रांस को भी चाहिए कि ये हिस्सा मेरा। तो उसका कैपिटल बर्लिन, वो कैसे डिवाइड होगा यूएस में और रशिया में? तो बहुत ज्यादा डिमार्केशन पे इनकी लड़ाई हुई। ठीक है? इन जनरल भी, यूरोप में जितनी कंट्रीज थी उनको लेके भी और स्पेसिफिकली बर्लिन को लेके भी। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब यूएस ने जापान के ऊपर अटैक किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, आपको सबको पता होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने, मतलब यूएस का ये आर्गुमेंट था कि हमने जो लॉन्च किया है न्यूक्लियर वेपन, वो इसलिए किया है कि वर्ल्ड वॉर को जल्दी खत्म किया जा सके। बट काफी सारे रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये जो अटैक हुआ न्यूक्लियर वेपन, वो रशिया को ये बताने के लिए था कि भाई मैं पावरफुल हूँ। यूएस ये बताना चाहता था कि मैं पावरफुल हूँ, तुम पावरफुल नहीं हो, मैं सुपर पावर हूँ। ठीक है? और जब यूएस ने अटैक किया जापान के ऊपर, तो ये बात उसने अटैक करने से पहले न्यूक्लियर वेपन्स की बात इसने यूके को बताई और सोवियत यूनियन को नहीं बताई। तो जब सोवियत यूनियन ने देखा कि हाँ यार, ये न्यूक्लियर अटैक वगैरह हुआ है, तो उसे बहुत मतलब ऐसा लगा कि यार मुझे क्यों नहीं बताई? मैं भी तो तुम्हारे ही अलायंस का हूँ, क्यों नहीं बताई मुझे? और अगर आप देखेंगे तो जापान और रशिया दोनों सेम, उनका जो पोज़ीशन है बहुत क्लोज़ है। तो यूएस तो ये बताना चाहता था कि अगर मैं जापान पे बॉम्ब डाल सकता हूँ, तो तुम पे भी डाल सकता हूँ बच के। ऐसा कुछ, ठीक है? इससे भी क्या हुआ, मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ। सोवियत यूनियन को नहीं बताया उसने। यूएस डिडन्ट इन्फॉर्म सोवियत यूनियन अबाउट न्यूक्लियर वेपन अटैक ऑन जापान। फोर्थ था यूएस का मार्शल प्लान। जब वॉर खत्म हो गई 1945 में, तो यूएस ने क्या किया, एक मार्शल प्लान चलाया जिसमें वो इकोनॉमिक एड देता है सारी कंट्रीज को, सॉरी, जो यूरोप की कंट्रीज है उनको इकोनॉमिक एड देता है। ठीक है? तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक एड क्यों दे रहा है, अपने अपने पैसे क्यों खराब करेगा किसी पे? ताकि ज्यादातर लोग उसके उसकी बात माने, उसके कर्जे में दब जाएं, है ना? तो पैसे देके वो लोगों को अपनी तरफ कर रहा है। ठीक है? सोवियत यूनियन ने क्या किया, उसने भी एक वुमेन फॉर्म करके एक कोऑपरेशन बना दी इंटरनेशनल लेवल पे, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज की थी। ठीक है? विथ द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है? तो ये काफी सारी चीजें थी जिनकी वजह से जो मिसट्रस्ट था वो क्रिएट हुआ, बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके उसने कोल्ड वॉर का रूप ले लिया। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या थी, रशिया चाह क्या रहा था? जैसा मैंने आपको बताया, जो आइडियोलॉजिकल वॉर्स तो इनके बीच में हो ही रही थी। ये लोग सुपर पावर बनना चाहते थे। बट रशिया की एक और प्रॉब्लम भी है। अगर आप देखेंगे रशिया को, यहाँ पे बनाती हूँ, दिस इज रशिया। ठीक है? पूरा रशिया है ये। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, इतना रीजन, ये काम का नहीं है रशिया का, बिकॉज यहाँ पे आइस भरी हुई है ना? तो ये बिल्कुल काम का नहीं है। और उसकी जो कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पे है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम माने कि ये यूरोप है, ये रशिया है, तो अब देखें कितनी प्रॉक्सिमिटी, कितनी ज्यादा है इनके बीच में। यूरोप यूरोप कभी भी आके अटैक कर सकता है मॉस्को पे।
ठीक है? और आप जानते हैं यूरोप, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप है, वो किसका पार्टनर है? वो यूएस का पार्टनर है और यूएस किसके अगेंस्ट है? यूएसएसआर के। तो वो क्या चाहता है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ स्पेशली स्पेशली जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ वाली जो कंट्रीज़ हैं, वो क्या हों, उनमें कम्युनिस्ट रेजिम्स हों और वो मेरा सपोर्ट करें, यूएसएसआर का सपोर्ट करें, ठीक है? ताकि एक बफर ज़ोन क्रिएट हो जाए, ठीक है? अगर अटैक भी करना है यूरोप को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, तो कैसे करेंगे फिर? नहीं कर पाएँगे ना, क्योंकि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ बफर बन जाएँगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ये देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत लड़ाई होती है, चाइना के साथ भी बहुत लड़ाई होती है, ठीक है? बट ये बफर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ इतना वॉलेटाइल बॉर्डर नहीं है। वैसे ही ये भी बफर क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है? और यूएस को किससे प्रॉब्लम थी? यूएस को कम्युनिज्म से प्रॉब्लम थी। यूएस कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है, ठीक है? तो ये बात। अब कोल्ड वॉर में जैसा मैंने आपको कहा, कोई डायरेक्ट वॉर इन दोनों के बीच में नहीं हुई। लेकिन क्या हो रहा था? प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी, एक दूसरे पे नजर रखी जा रही थी, आइडियोलॉजी फैलाई जा रही थी, प्रोपेगेंडास फैलाए जा रहे थे, ठीक है? इकोनॉमिक कंपटीशन, न्यूक्लियर वेपन के लिए कंपटीशन, आर्म्स रेस, ये सब कुछ हो रहा था, स्पेस रेस, ठीक है? अब कोई डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं हुई, ये बताइए? क्यों नहीं हुई? हो तो सकती थी, दोनों लड़ लड़ के खत्म कर देते, है ना? पता चल जाता कौन सुपर पावर है, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स थे दोनों के पास। 1945 के अंदर यूएस न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है और जापान पे चला भी देता है। इसी को देखते हुए 1949 के अंदर यूएसएसआर भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है, ठीक है? अब न्यूक्लियर वेपन्स एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए यूएस ने चला दिया यूएसएसआर पे, फिर भी यूएसएसआर के पास इतनी कैपेबिलिटीज होंगी कि वो अगर दोबारा यूएस पे अटैक करे तो बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है यूएस को। तो ये डिटरेंस, ये डर बना हुआ था दोनों ही कंट्रीज में। वो गलती से भी नहीं चाहते थे कि गलती हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स की, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन्स चल जाएं, गलती से भी चल जाएं, ठीक है? इसीलिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एन अटैक बाय वन ऑफ देम स्टिल लेफ्ट द अदर विद इनफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अनएक्सेप्टेबल व्हिच कैन इन्फ्लिक्ट अनएक्सपेक्टेबल डिस्ट्रक्शन। बोथ साइड हैव अ कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट ईच अदर। दोनों रिटेलिएट कर सकते थे बराबरी में, ठीक है? दैट्स व्हाई इंटेंस राइवलरी थी, पर कोई वॉर नहीं हुई, कोई हॉट वॉर, शूटिंग वॉर नहीं हुई। वो क्या रही? कोल्ड रही। इट रिमेन्ड कोल्ड, ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि सुपर पावर्स अलायंस बना रहे थे, अपनी-अपनी आइडियोलॉजीज़ को फैला रहे थे। क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा? सुपर पावर है, सारी मिलिट्री है, सब कुछ है। फिर क्यों छोटी-छोटी कंट्रीज़ इनको चाहिए कि इनका सपोर्ट करें, सब कुछ करें, क्यों चाहिए ऐसा? तो उस पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, आ जाओ, ठीक है? तो जो सुपर पावर हैं, उनको क्या बनानी है? अलायंस बनानी है। क्यों बनानी है? सबसे पहले तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, ठीक है? अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के लिए। दूसरा, दूसरी कंट्री पे स्पाई करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकंड, इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री है क्यूबा, ठीक है? ये वाली, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यूएस है, ये रशिया है। अब रशिया ने क्या किया, ये जो क्यूबा ये कंट्री थी, ये कम्युनिस्ट कंट्री थी। यूएस क्या है? कैपिटलिस्ट। तो कम्युनिस्ट है तो किसका सपोर्ट करेगी क्यूबा? रशिया का सपोर्ट करेगी। रशिया ने क्या किया, यहाँ पे अपनी मिलिट्री लगा ली, इसको एक मिलिट्री बेस बना लिया। अब क्या कर सकता है रशिया? आसानी से यूएस पे नजर रख सकता है, कोई अटैक करना चाहे तो कर सकता है, कर सकता है ना? तो इसीलिए ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैसे ही अगर यूएस करना चाहे तो कैसे करेगा? यूएस यूरोप में यही काम करेगा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये जो बॉर्डर वाली कंट्रीज़ हैं, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ बॉर्डर पे हैं जो कंट्रीज़, यहाँ पे इनमें कर देगा। तो रशिया एकदम अटैक के एकदम पास आ जाएगा, है ना? इसीलिए ये छोटी-छोटी कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पे नज़र रखने के लिए, मिलिट्री बेसिस के लिए, ठीक है? रिसोर्सेज़, ऑयल, मिनरल्स इनके लिए भी ज़रूरी है और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी, ताकि ये लोग पे कर सकें मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए। डायरेक्ट वॉर तो हो नहीं रही थी, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी। तो प्रॉक्सी वॉर्स में खर्चा कौन करेगा? छोटी पावर्स कुछ खर्चा तो करेंगी, इसलिए। अब छोटी पावर्स का क्या दिक्कत है? उन्होंने क्यों जॉइन किया? उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? टेक्नोलॉजी, वेपन्स मिल जाएँगे, इकोनॉमिक एड और एडवांटेज मिल जाएगा रीजनल राइवलरी में, ठीक है? जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान की अगर वॉर हो जाए और इंडिया को सपोर्ट करे यूएस के साथ, तो फ़ायदा होगा ना इंडिया को, ठीक है? इसी वजह से जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। एक था ईस्टर्न ब्लॉक, एक था वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है? ईस्टर्न ब्लॉक में कौन आ गए? ईस्ट यूरोप प्लस रशिया, और वेस्टर्न ब्लॉक में कौन आ गए? वेस्ट यूरोप प्लस यूएसए। यूएसए, कनाडा और भी कंट्रीज़, सॉरी, यूएसए, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़, ठीक है? ये यहीं पे यही लिखा हुआ है। वेस्ट यूरोप कंट्रीज़ के साथ अलायंस बनाई, उसे वेस्टर्न अलायंस कहते हैं।
ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो अलायंस बनाई उसे ईस्टर्न अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा ये क्या है, ये है वेस्टर्न अलायंस, ये पूरा का पूरा, और ये वाला क्या है, ये है ईस्टर्न अलायंस पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये क्या है फिर, ये जो कंट्री बच गई यहाँ पर, ये वाली, ये क्या है, ये वाली, ये सारी की सारी, ये है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इन्हें क्या बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनी, ना ये ईस्ट ब्लॉक का पार्ट बनी ना वेस्ट ब्लॉक का। इन्होंने कहा हम रहेंगे एकदम अकेले, कोई लेना देना नहीं। इन्होंने ही बाद में मिलके नाम बनाया, ठीक है। नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई ना हम तुम्हारे साथ है ना हम किसी और के साथ है, हम अपना अलग कंट्रीज हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने नाम बनाया, ठीक है। आज आई थिंक हम यहीं पे रुक सकते हैं। अच्छा चलो ये और डिस्कस कर लेते हैं। वेस्टर्न अलायंस, अभी मैं बता रही थी दो, एक तो ईस्टर्न अलायंस, एक वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस, ये जो वेस्टर्न अलायंस है इसको बोला गया नाटो, इन्होंने नाटो बनाया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है ये एक। और जो ये ईस्टर्न अलायंस थी इन्होंने बनाया वार्सा पैक्ट, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक क्यों, अब आप देखिए, ये जो रीजन है, ये वाला, एक सेकेंड, ये जो रीजन है ये क्या है, अटलांटिक, ठीक है। और ये वाला क्या है, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। तो इसीलिए, और ये जो दो कंट्रीज हैं, ये यहाँ वाली जो कंट्रीज हैं, इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बनी, 12 कंट्रीज थी। अब इसमें कितनी कंट्रीज हो गई, 32 कंट्रीज हो गई हैं। ये अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, कोल्ड वॉर खत्म हो गई है फिर भी ये एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। इनका पॉलिसी क्या थी, एन अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। एक पे अगर आप अटैक करोगे तो वो सब पे अटैक माना जाएगा और सारी मिलकर रिटेलिएट करेंगी, ठीक है। एशिया में क्या किया यूएस ने, सीटो बनाई और सेंटो बनाई। ये भी ऑर्गेनाइजेशन ही है, जैसे पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सीटो को, ठीक है, ऐसे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब ईस्टर्न अलायंस ने क्या किया, ईस्टर्न अलायंस जो यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था, उसने बनाई वार्सा पैक्ट 1955 में। एम क्या था, नाटो को काउंटर करना। सीटो सेंटो को काउंटर करने के लिए क्या किया इसने, चाइना के साथ, नॉर्थ वियतनाम के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे किए, यही किया, ठीक है। आज हम यहीं तक इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे नाम के बारे में, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, कैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ। काफी सारी वॉर्स हैं इसमें, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उसको डिस्कस करेंगे, कोरियन वॉर को, वियतनाम वॉर को, ये प्रॉक्सी वॉर्स जो चल रही थी, क्या इनका इंपॉर्टेंस रहा, इन सबको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड था, ठीक है। थैंक यू सो मच।